Hello friends, today we will see different properties of refrigerant like thermodynamic properties, physical properties and chemical properties. Okay, first we will see thermodynamic properties. So here is the thermodynamic properties of refrigerant. First is freezing temperature. So yesterday we have discussed about freezing temperature, that freezing temperature of refrigerator should be low. Okay, once refrigerant gets freeze, it cannot flow, and if it cannot flow, then it cannot complete the cycle. Okay, so no output will be there if refrigerant is not flowing. अगर refrigerant flow नहीं हो रहा है तो साइकिल कंप्लीट नहीं होगी और हमें हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा. तो उसके साथ ही क्या होता है कि इवेपोरेटर में या कंडेंसर में जब हीट लूज करता है तो लिक्विड में आता है, बराबर. तो इसके लिए उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर बहुत कम होना जरूरी है. जितना कम उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर रहेगा उतने पास उसको हम यूज कर सकते हैं. सिंस द फ्रीजिंग टेम्परेचर मोस्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट इज बिलो -35 डिग्री सेल्सियस, मतलब -35 डिग्री सेल्सियस तक हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. इसके बाद में वो फ्रीज हो जाएंगे तो या ये टेम्परेचर हम अटेंड नहीं कर पाएंगे अगर उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर -35 है. ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है कि अब द टेम्परेचर एट विच वेपर एंड लिक्विड कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब उनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम हो जाती है वेपर की और लिक्विड की, और वो आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो क्रिटिकल टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होना अच्छा रहता है. कम क्रिटिकल टेम्परेचर अगर रहा तो कंडेंसर में कम टेम्परेचर को क्रिटिकल कंडीशन अचीव कर लेगा. तो क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी, क्रिटिकल टेम्परेचर आपको बताओगे एक मिनट, जैसे हमने पढ़ा है सैचुरेशन पर. ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट रहता है उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. ये एक और क्या बताता है कि अगर आप किसी प्रेशर पे लिक्विड को बॉईल करते हो तो पहले उसकी लैटेंट हीट होगी, ये सैचुरेटेड लिक्विड, ये सैचुरेटेड वेपर, ये मिक्स रीजन. उसके बाद में अगर आप कंटिन्यूट करते हो तो ये सुपर हीटेड होगी, बराबर. तो ये लैटेंट हीट यहाँ पर रहती है, लेकिन क्रिटिकल पॉइंट में क्या रहता है, लैटेंट हीट 0 रहती है. मतलब थोड़ी सी हीट ले ली तो वो डायरेक्टली लिक्विड टू वेपर कन्वर्ट हो जाएगा या वेपर टू लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा, उसको लैटेंट हीट नहीं लगती है, बराबर. ये वो पॉइंट रहता है क्रिटिकल पॉइंट, और उसके ऊपर वो डिस्टिंग्विश करने में डिफिकल्ट है. मतलब यहाँ हमारा एम क्या रहता है कि हमें हीट निकालनी है, मतलब एब्जॉर्ब करनी है और रिलीज करनी है. तो जितना ज्यादा लैटेंट हीट रहेगा उतना अच्छा है, उतना कम रेफ्रिजरेंट हमें लगेगा. ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर अगर कम रहा तो वो कम लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, बराबर. इसलिए ज्यादा रेफ्रिजरेंट को होना पड़ेगा. तो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर शुड बी हाई. क्लियर. उसके बाद में डिस्चार्ज टेम्परेचर, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर फ्रॉम द कंप्रेसर शुड बी अवॉइडेड. इट कॉजेस सम रेफ्रिजरेंट ब्रेक डाउन एज वेल एज पुअर लुब्रिकेशन इफेक्टिव. तो जो इवेपोरेटर के बाद कंप्रेसर में जब वेपर जाती है रेफ्रिजरेंट की, वो कंप्रेस होती है. तो कंप्रेस होने के बाद अगर ज्यादा टेम्परेचर रहा तो वो लुब्रिकेशन के लिए प्रॉब्लम देता है. These are the some refrigerant with their freezing temperature. R11 को freezing temperature -111 डिग्री सेल्सियस है, मतलब -111 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो जाएगा. तो वहां तक हम उसको यूज कर सकते हैं. R12 -157, R21 -135, R22 -160, R30 -96, ये सब दिया है. R764 -75.6, जितना कम रहेगा फ्रीजिंग टेम्परेचर उतना अच्छा है. R22 -160 ये सबसे अच्छा है, ज्यादा रेंज में उसको यूज कर सकते हैं.
उसके बाद में इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर। अब प्रेशर जितना latent heat of vaporization, heat which converts the refrigerant from liquid state to vapor। ये जो यहाँ पर लिक्विड रहता है और यहाँ पर धीरे धीरे वेपर में कन्वर्जन होता है और पूरा का पूरा लिक्विड यहाँ पर वेपर बन जाता है, बराबर। तो ये इसको क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो एंड इट शुड हैव हायर वैल्यू। ये जितना ज्यादा रहेगा उतना कम मास हमें लगेगा रेफ्रिजरेंट। ये जितना कम रहेगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उतना ज्यादा मास हमें रेफ्रिजरेंट का यूज करना होगा। डेंसिटी, लो पुअर वेपर डेंसिटी पेपर। लो वेपर डेंसिटी मतलब हाई स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये तो जो डेंसिटी वो कम होनी चाहिए। विस्कोसिटी, लो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिजायर। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो फ्लो होने में ज्यादा वर्क लगता है, ठीक है। तो विस्कोसिटी कम ही रहना चाहिए, सो दैट लेस वर्क रिक्वायर्ड टू फ्लो द रेफ्रिजरेंट। ये कुछ रेफ्रिजरेंट है, इनके कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, कैपेसिटी दिया, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। देन ये हो गया थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर। और भी है, अगर हम दूसरे इसमें देखेंगे हमारे बुक में, एक मिनट, बुक में ज्यादा इलेबोरेट किया है। One second, no? Just wait a minute. Freezing temperature, पहली प्रॉपर्टी। बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर जो है वो कम रहना चाहिए। द बॉइलिंग टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर शुड बी लो। बॉइलिंग टेम्परेचर का यूज कहाँ पर है, जब लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में आता है। अगर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर कम है तो वो कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग, बराबर। मतलब जितना बॉइलिंग टेम्परेचर कम रहेगा उतना कूलिंग हम इवेपोरेटर में कर सकते हैं, बराबर। समझो हमें इवेपोरेटर में -10 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखना है, तो उसका बॉइलिंग टेम्परेचर -10 से कम रहना चाहिए। मतलब जितना कम हमें कूलिंग इफेक्ट चाहिए, जितना कम टेम्परेचर हमें इवेपोरेटर में मेंटेन करना है, उतना कम बॉइलिंग टेम्परेचर होना है। बॉइलिंग टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है। और ये वो जो बॉइलिंग टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कम होना चाहिए, क्योंकि हम इवेपोरेटर में वैक्यूम क्रिएट करना डिफिकल्ट रहता है। इवेपोरेटर या कंडेंसर दोनों में वैक्यूम ऐसा प्रेफर किया जाता है कि उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना है। फ्रीजिंग टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। इवेपोरेटर एंड कंडेंसर प्रेशर ये बहुत शुड भी पॉजिटिव, मतलब हमें वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम क्रिएट करने के लिए वर्क सप्लाई करना होता है। हमें एयर पंप लगा के एयर निकालनी पड़ेगी, सो उसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम होगी। तो बोथ शुड बी पॉजिटिव। मतलब एक तो एटमॉस्फेरिक रहना चाहिए, एटमॉस्फेयर के ऊपर रहना चाहिए। एटमॉस्फेरिक नीचे जाएंगे, वैक्यूम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें एनर्जी लगेगी। और उसके साथ में अगर एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर है, सॉरी प्रेशर है, तो उसमें एयर का लीकेज होने के भी चांसेस रहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर जहाँ पर कम प्रेशर है उधर भागेगी। उसके बाद में क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर है, बताया मैंने। क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर क्या डिसाइड करता है, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब जिस टेम्परेचर पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 है, ओके। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन 0 रहती है, ओके। तो वो जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा है। उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड पावर रिक्वायरमेंट, कि ऑब्वियसली ये हमारा आउटपुट है तो मैक्सिमम ही रहना चाहिए। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पहले डिस्कस किया हमने, वो ज्यादा रहना चाहिए। जितना लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन रहेगा उतना कम मास हमें यूज करना पड़ेगा। और दूसरी बात, लैटेंट हीट ज्यादा रही तो रेफ्रिजरेंट इफेक्ट भी ज्यादा रहेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। तो हमारे पास दोनों भी है, बुक भी है और पीपीटी भी है। सो विच थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज वी हैव सीन अंटिल नाउ, फ्रीजिंग टेम्परेचर,
जो कम होना चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर लैटेंट हीट ऑफ इक्वेशन बताता है। डिस्चार्ज टेम्परेचर वो भी कम होना चाहिए। इवेपोरेटर और कंडेंसर प्रेशर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वैक्यूम रहा तो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए एनर्जी लगती है, पहली बात। और दूसरी बात, एटमॉस्फेरिक एयर का उसमें लीकेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, विच इज अनडिजायरेबल। लैटेंट हीट ऑफ इक्वेशन ये डिस्कस किया हमने, विस्कोसिटी भी, डेंसिटी भी। नाउ which chemical properties should a refrigerant have? So toxicity, ये टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, बराबर। अगर लीक भी हो गया तो हैजर्डस नहीं रहेगा। These are the three: toxicity, flammability, and explosion hazard refrigerant odors. Tags rated based on its effect on human being or specific period should be non-toxic and non-irritation. मतलब जो भी रेफ्रिजरेंट हम यूज कर रहे हो वो टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, वो नॉन टॉक्सिक रहना चाहिए। मतलब लीक भी हो गया तो ह्यूमन के लिए हैजर्डस नहीं रहेगा। फ्लेमेबिलिटी, नॉन फ्लेमेबल चाहिए, एक्सीडेंट और नॉन एक्सप्लोसिव चाहिए, जो एक्सीडेंट के चांसेस को कम करता है। मतलब अगर वो उसमें फायर के आसपास भी आ गया तो भी अगर फ्लेमेबल नहीं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्लेमेबल है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए हैजर्डस होगा। और रेफ्रिजरेटर कैन बी बोथ एन एसिड एंड हैजर्ड। अगर क्यों बोल रहा है ऐसा, एसिड क्यों है कि अगर उसको ओडर है और वो लीक हो रहा है तो हमें समझ में आएगा कि वो लीक हो रहा है। अगर उसमें ओडर नहीं है, अगर ओडर नहीं है तो वो लीक हो रहा है हमें समझ में नहीं आएगा, और लेकिन वो ओडर है तो वो हैजर्डस भी है। ओके, सो overall these are the chemical properties ideal refrigerant should have. Should be non flammable, मैंने अभी बताया फ्लेमेबल नहीं चाहिए। मतलब इन केस वो फायर के आसपास भी आ गया तो एक्सीडेंट के चांसेस कम है। नॉन एक्सप्लोसिव, दिस इज आल्सो गुड। अगर बाय चांस कुछ होता है तो वो अगर एक्सप्लोज हो गया तो एक्सीडेंट के चांसेस है। नॉन टॉक्सिक, ह्यूमन बीइंग के लिए अगर लीकेज भी हुआ तो हैजर्डस नहीं है। शुड नॉट रिएक्ट विद लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो अंदर लुब्रिकेशन रहता है कंप्रेसर में या जो मूविंग पार्ट्स में, उसके कांटेक्ट में भी आ गया तो उसकी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। एंड शुड नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर, अंदर जो मॉइस्चर रहेंगे उसके साथ उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब इन शॉर्ट वो केमिकली स्टेबल रहना चाहिए, उसमें केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना चाहिए जो भी अंदर उसके। शुड नॉट कंटामिनेट द फूड मटेरियल के इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। जो भी हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फूड या जो दूसरी चीजें, उसके बीच में वो कंटामिनेट नहीं होना चाहिए, जिससे वो फूड मटेरियल ये हो जाएगा। तो उसका कंटामिनेशन भी नहीं चाहिए फूड मटेरियल में, उसकी रिएक्शन भी नहीं होनी चाहिए जो अंदर उसके साथ, जैसे कि मॉइस्चर, लुब्रिकेटिंग ऑयल। वो नॉन टॉक्सिक भी रहना चाहिए, क्योंकि अगर लीक भी हो गया तो हैजर्डस नहीं होगा। नॉन एक्सप्लोसिव रहेगा तो अच्छा है, क्योंकि एक्सीडेंट के चांसेस कम है। और नॉन फ्लेमेबल भी रहा, मतलब लीकेज भी हुआ और फायर के आसपास भी आ गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। वो कैसा है, सबसे जो जरूरी चीज है कि जो लीक होता है, लीकेज होता है रेफ्रिजरेंट का, वो ओजोन को डिप्लेट करता है। मतलब ओजोन के लिए वो हैजर्डस रहता है। At present, the environment friendliness of the refrigerant is a major factor in deciding the usefulness of particular refrigerant. अगर बाकी की चीज इसमें है लेकिन वो यूजर फ्रेंडली नहीं है, मतलब उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज अच्छी है, केमिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज अच्छी है, लेकिन वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कौन सा रेफ्रिजरेंट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरे अर्थ के लिए hazardous है। The important environmental factor ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, ओडीपी, मतलब उसका ओजोन के डिप्लेशन पे कितना असर होता है। डिप्लेशन मतलब ओजोन का कम होना, ओजोन को हानि पहुंचाना। अकॉर्डिंग टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो ओडीपी मतलब ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल शुड बी जीरो, मतलब उसने ओजोन के लिए वो बिल्कुल भी हैजर्डस नहीं होना चाहिए। अगर लीक हो कुछ हुआ तो ओजोन का उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। रेफ्रिजरेंट हैविंग नॉन जीरो ओडीपी और आइदर ऑलरेडी बीन फेज्ड आउट और विल बी फेज्ड आउट इन नियर फ्यूचर। जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी हम अभी रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो जिनका ओडीपी वैल्यू ज्यादा है, मतलब जो ओजोन को ज्यादा हानि पहुंचाते हैं, या जिनका
ओडीपी वैल्यू नॉन जीरो मतलब जीरो से ज्यादा है, तो या तो हमने कुछ पहले से ही उनको निकाल दिया, मतलब यूज करना छोड़ दिया है, और कुछ हम आने वाले दिनों में जैसे मैंने आपको कल 2020 बताया था, और 2022 तक शायद हम वो सभी को रिप्लेस कर देंगे ऐसे रेफ्रिजरेंट से जो जिसकी ओडीपी वैल्यू जीरो रहेगी, या जो ओजोन को डिप्लॉय नहीं करेगा, ओजोन को कोई हजार्ड नहीं पहुंचाएगा। सिंस द ओडीपी डिपेंड मेनली ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन इन द मॉलिक्यूल, refrigerant having either chlorine CFC and HCFC में जादू बताया cannot be used under the new regulation। मतलब अब से आगे हम CFC और HCFC रेफ्रिजरेंट यूज करना छोड़ देंगे, जितने पॉसिबल है उतने हमने अभी तक छोड़ दिए, जो पॉसिबल नहीं है उसके लिए हमने 1-2 साल में रिप्लेसमेंट ढूंढना है, जैसे जिससे ओजोन का डिप्लेशन कम हो जाए। ओके, ये एग्जाम में जो अभी तक हमने डिस्कस किया वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ये इन्वायरमेंट का भी एग्जाम में पूछते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग व्हेन रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। जो ऑब्वियस है, कुछ ओजोन रेफ्रिजरेंट लीक होना चालू हो जाता है तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पे भी अच्छा असर पड़ता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रेफ्रिजरेंट रिस्पॉन्सिबल है। इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन दूसरा एनर्जी कंज्यूम, ये दूसरा कैसा है, इनडायरेक्ट मतलब अब हम कंप्रेसर के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगानी पड़ती है, जितना ज्यादा रेफ्रिजरेटर का यूज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, और अभी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं कन्वेंशनल वे से, थर्मल पावर प्लांट या दूसरे कुछ है। तो जितना एनर्जी डिमांड बढ़ेगा उतने वो पावर प्लांट बढ़ेंगे, जितने पावर प्लांट बढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट रहेंगे या बाकी के, उतना पोल्यूशन वहां पे बढ़ेगा। तो वो पोल्यूशन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल, वो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए एनर्जी लगती है, एनर्जी के लिए पावर प्लांट लगती है, पावर प्लांट पोल्यूशन करते हैं, बराबर। तो इनडायरेक्टली वो भी कंट्रीब्यूशन करते हैं रेफ्रिजरेटर, क्योंकि रेफ्रिजरेटर के लिए एनर्जी लगती है। और डायरेक्टली जब वो डायरेक्टली मतलब जब रेफ्रिजरेंट लीक होंगे या एटमोस्फेयर में जाएंगे तो उससे ग्लोबल वार्मिंग को भी फर्क पड़ता है। सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GW, रेफ्रिजरेंट शुड हैव एज लो GWP वैल्यू एज पॉसिबल। जीरो भी रहता है अच्छा, लेकिन जीरो पॉसिबल नहीं, तो कम से कम उसमें ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट दिखाना। रेफ्रिजरेंट with zero ODP but high value of GWP are likely to be regulated in future। अब जो अभी R134 है, इसका ODP वैल्यू जीरो है, लेकिन इसकी GWP वैल्यू ज्यादा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रीब्यूशन इसका ज्यादा है, तो इसके बारे में फ्यूचर में रेगुलेट के बारे में सोचेंगे। Total equivalent warming index TEWI, the factor considering both direct due to release into atmosphere and indirect through energy consumption contribution of refrigerant to global warming। ग्लोबल वार्मिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रेफ्रिजरेंट अफेक्ट करता है। डायरेक्टली करता है मतलब डायरेक्टली एटमोस्फेयर में मिक्स होना, इनडायरेक्टली मतलब जो भी उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसके लिए जितने भी पावर प्लांट हम बढ़ाएंगे उसके थ्रू ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाएंगे। तो ये दोनों मिला के उसका इंडेक्स है टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स। Naturally, refrigerant with as low value of TEWI are preferable from global warming point of view। टॉक्सिसिटी, अब ये टॉक्सिक तो हमने बताया कि जो भी नॉन टॉक्सिक ही हम यूज करेंगे, which become meaningful only when the degree of concentration and time of exposure required to produce harmful effect or specified। Some fluids are toxic even in small concentration, some fluids are mildly toxic, they are dangerous only when concentration is large and duration of exposure is long। अब ये जो hazardness है इसका टॉक्सिसिटी का रिप्रेजेंट के नीचे ये पैरामीटर के ऊपर डिपेंड है। अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेंट यूज वर्सेस टोटल स्पेस के हिसाब से हम कितना अमाउंट ऑफ रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे उसका भी इफेक्ट उसको टॉक्सिसिटी पड़ता है। मतलब जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर बोल रहे हैं, एक्सपोजर कितने टाइम तक वो ये होता है, टाइप ऑफ ऑक्यूपेंसी, प्रेजेंस ऑफ ओपन फ्लेम्स, ऑर्डर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड मेंटेनेंस कंडीशन, ये सभी चीजें अफेक्ट करती है रेफ्रिजरेटर की टॉक्सिसिटी के हैजर्डनेस में। ये फ्लेमेबिलिटी वगैरह हमने पहले भी देखा है। केमिकल स्टेबिलिटी मतलब उसने केमिकली स्टेबल रहना, मतलब उसने केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेना जो भी उसका रेफ्रिजरेटर के अंदर है, आइदर फूड और मॉइस्चर और लुब्रिकेटिंग ऑयल, इसके साथ उसकी रिएक्शन नहीं होना। कंपेटिबिलिटी विद कॉमन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, जिससे भी वो
ना रेफ्रिजरेटर बना है उसके साथ भी उसकी रिएक्शन नहीं होना। ये मिक्सिबिलिटी विथ लुब्रिकेशन, मतलब लुब्रिकेशन कॉइल में वो मिक्स नहीं होना चाहिए, जो मैंने अभी पहले बताया। और जो अगर वो लीक होता है तो उसका लीक इजीली हमें पता चले। ये ओजोन ये अगर ओजोन नहीं रहा तो क्या होता है? The health and environmental concerns caused by the breakdown of the ozone layer include increase in skin cancer, suppression of the human immunity response system, decrease in cataracts, damage of crops, damage of aquatic organism, increase in global warming। अगर ओजोन नहीं रहा तो इतनी सारी चीजें हो सकती है। क्लियर? क्योंकि कल हम डेजिग्नेशन लिखेंगे, लेकिन उसके बाद उसके पहले हम देखेंगे आज हमने क्या क्या देखा। हमने पहले थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज देखी, उसमें फ्रीजिंग टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर, डिस्चार्ज टेम्परेचर, इवेपोरेटर एंड कंडेंसर टेम्परेचर, लैटेंट हीट, डेंसिटी, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब देखा। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, एक्सप्लोजन, रेफ्रिजरेंट ओडर, ये सब केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिटेल में देखा। इन्वायरमेंट पे क्या असर, इन्वायरमेंट और सेफ्टी पे क्या असर पड़ता है रेफ्रिजरेंट का, वो देखा। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी ओडीपी, ओजोन डिप्लेशन पोटेंशियल, मतलब वो ओजोन का कितना हैजर्डस हो सकता है। तो जो आइडियल रेफ्रिजरेंट है उसकी ओडीपी वैल्यू 0 रहना चाहिए, मतलब उसका जो पोटेंशियल है ओजोन को डिप्लेट करने का वो 0 रहना चाहिए। इन शॉर्ट उसका ओजोन पे कोई भी इफेक्ट नहीं गिरना चाहिए। ओके। उसके बाद में ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से भी वो दो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। डायरेक्टली बोलो तो रेफ्रिजरेंट अगर लीक हो गया एटमोस्फेयर में तो वो डायरेक्टली बढ़ाएगा। इनडायरेक्टली मतलब जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है रेफ्रिजरेटर की उसके लिए हम पावर प्लांट बढ़ाएंगे तो उसका इफेक्ट करता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग है। तो वो जो GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो भी उस रेफ्रिजरेटर का कम होना, और जो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कंसिडर किया तो टोटल इक्विवेलेंट वार्मिंग इंडेक्स TWI भी उसका कम होना चाहिए। ठीक है, तो कल हम देखेंगे डेजिग्नेशन। ये थियोरेटिकल चैप्टर है, शायद कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। ओके। इसके बाद इसके रिगार्ड आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। वैसे डाउट तो कुछ रहेगा नहीं क्योंकि वो जो चैप्टर थियोरेटिकल है। ठीक है, कल हम डेजिग्नेशन देखेंगे और शायद खत्म हो जाएगा चैप्टर, और उसके बाद में हम अपना जो चैप्टर बचा है वो देखेंगे, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थैंक यू।